पवन परते जी एवं अन्य साथ में सभी साथी आईटी सेल के जो मीडिया के जो सभी हैं, साथ ही घोड़ोंगरी क्षेत्र से ऋतिक भाई के साथ शैलेंद्र भाई और सभी साथी जो आए हुए हैं, उन सभी को शाहपुर ब्लॉक में काजली ग्राम में आयोजित इस किसान जयस किसान महासम्मेलन में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे लिए और मैं काजली के उन सभी जाबाज जयस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत सेवा जोहार धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने बैतूल जिले में पहली बार जयस किसान महासम्मेलन का आयोजन इस गांव से शुरुआत की है। उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार। साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा समाज और इस देश की बहुत सी ऐसी जनता है जो कृषि पर आधारित है, जिनका जीवन यापन खेती के आधार पर चलता है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन यापन कृषि आधारित जरूर है, लेकिन उस पूरे भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व में खाद्यान्न की आपूर्ति करने में हम लोगों का विशेष योगदान होता है। हम लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस पूरे देश को अन्न प्रदान करते हैं, इस देश को खाना अन्न देने का काम हमारे किसान भाई करते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही महत्व की बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि हम किसानों पर ये पूरा देश आधारित होता है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसान जो इस पूरे देश का पेट पालता है, उन सभी को अन्न उपलब्ध कराता है, उस किसान की इतनी दयनीय स्थिति कैसे हो सकती है जो खुद 1 रुपए 2 रुपए किलो के अनाज के ऊपर भरोसा कर रहा है, जिसको सरकार से अन्न झोला फैला के खड़े रहना पड़ता है सरकार के सामने। जो खुद अन्न उगाता है वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। अगर आज सरकार उन लोगों को या हमारे गांव में जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, आज देश की करोड़ों की आबादी, किसान आबादी जो अन्न का उत्पादन करती है, अन्न उगाती है, वो गरीबी रेखा में है। और जो लोग आपके उगाए हुए अन्न से, आपने मक्का उगाया, चना उगाया, लोगों ने उस चने को पॉपकॉर्न बना के बेच दिया। आपने मक्का बनाया, लोगों ने उसको कॉर्नफ्लेक्स बना के बेच दिया। आपने सोयाबीन उगाई, लोगों ने सोयाबीन का तेल निकाला और बेच दिया। ठीक है, सोयाबीन आपने उगाई, आपको सरकार ने बहुत ही समर्थन मूल्य, बहुत ही कम रेट पर आप लोगों से आपकी उपज खरीदा। ठीक है, आप लोग जो 2 महीना 3 महीना 4 महीना बिना बिजली के, बिना पानी के, किस तरीके से आधी रात को जागल करके किस तरह से इस फसल को उगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद आप लोगों को उस उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिलता। जितनी मेहनत आपने की है उतनी मेहनत आप लोगों को सरकार द्वारा नहीं मिलती। साथियों, बहुत ही चिंता का विषय है कि हम लोग उत्पादन करते हैं और हम लोगों को ही अपनी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? साथियों, पहली बात तो यह है कि अगर सरकार जिम्मेदार होती, इस देश में सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार होते, तो पिछले 70-75 साल हो चुके देश को आजाद हुए, वो लोग हमारे विषय में सोचते। इस देश के मालिक कहलाने वाले हमारे आदिवासी समाज के लोग जो कृषि पर आधारित है, जंगल पर आधारित है, हम लोगों के विषय में सोचते। हमारे लिए हमारे जो बिरसा मुंडा जी और कई ऐसे टंटिया भील, ऐसे कई सारे लोग जो है, गंजन सिंह कोरकू, रेंगा कोरकू, ऐसे कई सारे लोग हैं हमारे क्षेत्र के जो शहीद हो गए। इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे जो पूर्वजों ने जो हम लोगों को सौंपा, ये जंगल, ये जमीन, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है।
आज हम उसी जंगल और जमीन पर हम लोग आश्रित हैं, उसी जमीन पे हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन इस देश में सत्ता में बैठे कुछ लोग हैं जो हम लोगों को इस जमीन से धीरे धीरे बेदखल करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में, आपकी जमीनों पर, यहाँ पे फॉरेस्ट के जो लोग होंगे, फॉरेस्ट के अधिकारी, मैं ये उनको बताना चाहता हूं कि साहब यहाँ पे आदिवासी पहले से रहता है। आपका फॉरेस्ट यहाँ पर बाद में आया और आपके फॉरेस्ट का कानून बाद में आया, पहले यहाँ पे आदिवासी रहता चला आ रहा है। आप आदिवासी की जमीनों पर रह रहे हो, आप आज आदिवासी की जमीनों पर रहकर, ठीक है, यहाँ पे जंगलों में सागौन उगाते हो, जंगलों में सागौन उगाते हो, सागौन बेचते हो और सागौन से जो पैसा कमाते हो उससे ये देश चलता है। हमारी जमीन पे जो सागौन से पैसा कमाते हो उससे ये देश चलता है। हमारी जमीन पे जो खनिज पदार्थ यहाँ पर है, कहीं कोयला है, कहीं रेता है, कहीं यूरेनियम है, कहीं पोटेशियम है, कहीं आयरन है, ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थ जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, ये हमारे आदिवासी क्षेत्रों से आप लेकर जाते हो, इससे करोड़ों रुपए बनाते हो, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। जबकि इस देश के संविधान में वो सारे प्रावधान है, वो सारी व्यवस्था है जिसके तहत हम लोग पढ़ने लिखने के बाद, ये जेएस की जो टीम है, पढ़ने लिखने के बाद, वो सारी चीजों को समझने के बाद, ग्राम सभा की ताकत को समझने के बाद आपके बीच में आए हैं ताकि आप लोगों तक सारी जानकारी पहुंचे। आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम सभा को वो सारे अधिकार उपलब्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। इस क्षेत्र में अगर वन भूमि है तो यहाँ से जो उपज जो होती है, जिसको लघु वन उपज कहा जाता है, उस सारे चीजों का प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम सभा के हाथ में होती है। आपके क्षेत्र में जो निस्तार की भूमि है, इसके अलावा शमशान की भूमि है, और भी कई तरह की भूमियां जो है, उसका उपयोग किस तरीके से करना है, यहाँ की भूमि का प्रबंधन किस तरीके से करना है, वो सारी जिम्मेदारी गांव की ग्राम सभा को होती है। गांव में आप सारे लोग मिलकर बोल सकते हैं कि इस जमीन का उपयोग इस काम के लिए किया जाना चाहिए। उसी तरह हमारे क्षेत्र में जल प्रबंधन, हमारे जल का उपयोग किस तरीके से होना चाहिए, हमारे गौड़ खनिज का प्रबंधन, अगर हमारे यहाँ पे कोई खनिज पदार्थ है या हमारे यहाँ पे रेत है या किसी तरह की गिट्टी पत्थर है, उसका प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए और उसका जो लाभांश है वो किस तरीके से हमको मिलना चाहिए। जंगलों से आप लोग तेंदू पत्ता तोड़ते होंगे या बहुत सारी चीजें तोड़ते होंगे वन समिति के माध्यम से, उसका लाभांश कितना आप लोगों को मिलता है, किस रूप में मिलता है, उससे से ज्यादा फायदा कौन कमाता है। अगर सरकार उससे फायदा कमाती है, बड़े बड़े व्यवसायी उससे पैसा कमाते हैं, आप तो तेंदू पत्ता तोड़ के बेच देते हो, सरकार ले जाती है ना आपसे, वनोपज आपसे सरकार ले लेती है। सरकार वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बीड़ी बनाने के लिए, तंबाकू बनाने के लिए और ये तेंदू पत्ता देती है और उससे लोग करोड़पति बन गए। लेकिन हम लोग जहां के वहीं हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा साथियों कि आखिर कमजोरी कहां है, आखिर कमी कहां है। सबसे पहले हमारे लोगों को शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, आप लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। ये देश जब आजाद हुआ तो लोगों ने आरक्षण दिया सभी को कि भाई जब तक के आदिवासी पढ़ लिख के समझदार नहीं हो जाता, जब तक के इनको आरक्षण देते हैं, और जब वो पढ़ लिख के समझदार हो जाएगा तो इस देश की जो प्रशासन व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था है, वो आदिवासियों को सौंप दी जाएगी। लेकिन साथियों उसमें षड्यंत्र देखिए आप। पिछले 70 सालों में हमको शिक्षा देना था, हमको रोजगार देना था, हमको सारे संसाधन उपलब्ध कराना था, हम लोगों को विकास के लिए सारी सुविधाएं देना था आदिवासियों को। लेकिन उन्होंने क्या किया? ये सारी सुविधाएं हमसे छीनते गए एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हमारे सारे संसाधन, कभी फॉरेस्ट आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा कर रहा है, कभी फॉरेस्ट आदिवासियों से हमारी जमीनें छीन रहा है, कभी बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं वो जो हमारी जमीनों को छीनना चाहते हैं। वो सबसे पहले हमारी महिलाओं को उसका वो बनाते हैं, हमारी महिलाओं को आधार बनाते हैं। लोगों को अगर हमारी जमीनें छीनना है, सबको पता है कि हमारी जमीनें, आदिवासियों की जमीनें आदिवासी ही ले सकता है। लेकिन अब
आदिवासियों की जमीन दूसरा ले नहीं सकता तो क्या करता है? तो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सबसे कमजोर कड़ी होती है महिला। हमारी महिला शक्ति को मैं इसीलिए बताना चाहता हूं, अपने आने वाले बच्चों को बताओ और सिखाओ कि जो दूसरे लोग हैं वो किसी भी तरह से आदिवासी महिलाओं को बहला फुसला कर लेकर जाते हैं, या तो उससे शादी करेंगे या उससे घर में रख लेंगे या किसी भी तरीके से आदिवासी महिलाओं को अपने फेवर में लेके अपने साथ भगा के ले जाएंगे और बाद में उससे शादी करेंगे और बाद में उसके नाम से जमीनें खरीदेंगे। ठीक है, सबसे सरल तरीका है अगर आदिवासियों की जमीनें छीनना है तो आदिवासी महिलाओं को धीरे से उससे शादी कर लो या उसको भगा के ले जाओ या किसी भी तरीके से। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप लोग समझिए, आदिवासी की जमीन महिलाएं अगर समझ जाएं इस बात को कि महिला सबसे कड़ी मतलब कमजोर कड़ी है, महिलाओं के ही माध्यम से हमारी सबसे ज्यादा जमीनें दूसरे लोग अपने नाम से कर रहे हैं। मैं नालादेव वाले बाबा को सेवा जोहार करता हूं। आपका स्वागत है। शिरीष भाई, आपका भी स्वागत है। तो साथियों, हमारी जो नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, आप लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को यह शिक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जमीनें छीनने का सबसे सरल तरीका केवल आदिवासी महिलाएं हैं। जिस दिन आदिवासी महिलाएं और दूसरे जो भी लोग हैं वो हमारी महिलाओं को, ऐसे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दूसरा आदमी आके हमारे लोगों से कोई संबंध रखना चाहता होगा। जितने भी लोग अगर रखना चाहते हैं तो उसके पीछे एक ही षड्यंत्र होता है। वो ये चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से आदिवासी से शादी करके और उसकी जमीन, उसके नाम से जमीन लेके, क्योंकि कल को या तो उसकी हत्या कर देंगे या कल को जब वो मर जाएगी तो उसके बच्चों के नाम से वो जमीन चली जाएगी, वो फिर दूसरे समाज में चली जाएगी। इसलिए हमारे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमको इस इस्तेमाल होने से बचना है। दूसरी बात साथियों, हमारे विकास में हमने शुरू से देखा है कि जो हमारा क्षेत्र है, अगर विकास करने की सरकार की इच्छा होती तो 70 साल में हमारा विकास कर चुके होते हैं। लेकिन आज 70 साल बाद जयस के मंच से मेरे को यह कहना पड़ रहा है कि बहुत सारी पार्टियां आई, कांग्रेस भी आई 70 साल में, भाजपा भी आई, और भी बहुत सारे लोग होंगे, गठबंधन की भी सरकार बनी, ठीक है, लेकिन आदिवासियों की तरफ किसी ने देखा नहीं, आदिवासियों के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। क्योंकि अगर इन सरकारों ने आदिवासियों के हितों में अगर काम किया होता तो आज ये हमारी स्थिति नहीं होती। जयस किसी पार्टी का ना समर्थक है, न किसी पार्टी का विरोधी है। जयस अपने आप में एक विचारधारा है जो हर तबके के लिए काम करता है और सबसे दबे कुचले तबके के लिए, जो सबसे ज्यादा शोषित है, वंचित है, जिसका सबसे ज्यादा शोषण होता है, उनके लिए लगातार संघर्ष करता है। जयस, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज हमारा जो विकास है, आदिवासियों का अगर विकास होगा, आदिवासी अगर किसानों की उपज बढ़ेगी, अगर हम लोग तकनीकी तरीके से खेती करेंगे और अगर 1 एकड़ जमीन से लाख रुपए अगर कमाएंगे, 2 लाख रुपए कमाएंगे तो हमारा विकास होगा। तो हम लोगों को पलायन करने कहीं पे कर्नाटक में या वहां पे बोरिंग मशीन में या कहीं दूसरे की खंती खोदने के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अगर हम लोग, हमारे पास जो जमीनें हैं उससे 1-2 लाख रुपए तकनीकी तरीके से अगर खेती करेंगे, पढ़ लिख के, अगर हमारे पास सारे पानी के संसाधन होंगे, अगर हमारे पास जल होगा, अगर हमारे यहाँ पे मिट्टी का परीक्षण करने वाली लैब होगी, मिट्टी का परीक्षण करके हमको बताया जाएगा कि कौन से औषधीय पौधे, कौन से ऐसे पौधे जो आपको ज्यादा लाभ दे सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जब आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप लोग मशरूम की खेती कीजिए, आप लोग हल्दी की खेती कीजिए, आप लोग कुछ ऐसा आपके क्षेत्र में काम करिए जिससे आप अधिक से अधिक लाभ कमाएं और आपको पलायन करके बाहर ना जाना पड़े। साथियों, सरकार अगर चाहती तो ये सारी चीजें कर सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती। वो चाहती है कि आप अपनी जमीनें खाली करें,
आप लोग अपनी जमीनें छोड़ें, बाहर जाए कमाने के लिए, ताकि इनकी गिद्ध नजरें जो आपकी जमीनों पर है वो आपसे वो जमीन छीन ले। हमारे पास साथियों, आदिवासी के पास जमीन के सिवा और कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास उद्योग है, ना हमारे पास धंधे हैं, ना हम कहीं के व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है। जमीन के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और आज हमारे ऊपर संकट, हमारी जमीन के ऊपर संकट आ गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा कार्यक्रम रखा, यहाँ पे ना नाच हो रहा है ना गाना हो रहा है ना, यहाँ नाच गाना कुछ है ही नहीं, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन साथियों, नाच गाने का समय आदिवासियों का अब रहा नहीं। क्यों? क्योंकि नाचते गाते तो हमारा पूरा ये हाल हो गया। लोगों ने हमको मंचों पे खूब नचाया, है ना, खूब गाया, खूब नाचा, और आज हमारे फटेहाल हालत खराब हो गई। अब नाचने कूदने का समय नहीं है। अब अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने भविष्य का सवाल है। अब हमको अपने भविष्य का सोचना पड़ेगा। साथियों, जयस एक विचारधारा लेके निकला है। आज आदिवासी अगर अच्छी उपज कमाएगा तो उससे जुड़े हुए जो व्यापारी है उनको भी अच्छी उपज मिलेगी। अगर आप 1 लाख रुपए कमाएंगे तो वो 2 लाख रुपए कमाएगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा उपज करोगे तो हमको बाहर से अनाज आयात नहीं करना पड़ेगा। भारत में कई जगह, भारत में कई चीजें बाहर से आयात करके बुलाना पड़ता है। तो भाई देश का विकास होगा ना, बाहर से नहीं बुलाओगे आप महंगे रेट पे, सब चीजें आपको यही उत्पादन हो जाएगा। आप लोग तकनीकी खेती करोगे, आप लोग ज्यादा पैसा कमाओगे। जब हमारे दम पे दूसरे लोगों ने आसपास के क्षेत्रों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, तो जब आप लोग डेवलप होगे तो वो लोग भी तो डेवलप होंगे। मतलब आदिवासियों के विकास के साथ अन्य समाज के लोगों का भी विकास जुड़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि आदिवासी का शोषण करके क्यों आप अपना भला करना चाहते हो। हम ये चाहते हैं कि आदिवासी विकास करे, आदिवासी को उसकी उपज की भरपूर कीमत मिले। आज आपने देखा होगा महुआ आपसे 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए आदमी लेके जाता है, और जब आप उससे महुआ लेने जाते हो तो आपको 80 रुपए में महुआ देता है। आपकी उपज आपने कलेक्शन किया, आपने लाया, आपने मेहनत किया, आपने सुखाया, ठीक है, और आपसे कम रेट में लेके वही व्यापारी करोड़पति बन जाता है, वही उद्योगपति जो उसका उपयोग करके अरबपति बन जाता है, और आप जहां के वही हो। वही 20 रुपए की चीज आप 50 रुपए में, 80 रुपए में खरीदते हो। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं हम लोगों में कुछ कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने का समय है। जयस एक विचारधारा है जो लगातार आदिवासी क्षेत्रों में और सभी के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर रही है जिस रास्ते पर चलकर सभी का एक विकास का हम लोग आकलन करते हैं कि आने वाले समय में जयस विचारधारा से कुछ बदलाव होगा, कुछ सिस्टम में बदलाव होगा। और उस बदलाव के लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीच में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी पार्टी विचारधारा से संबंध रखते होंगे। कोई कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता होगा, कोई गोंडवाना से संबंध रखता होगा, कोई भाजपा से संबंध रखता होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जयस एक विचारधारा है सभी वर्ग को लेके चलने के लिए, जिससे केवल हमारा ही नहीं इस पूरे देश का विकास संभव हो सकता है। अगर निचले तबके का विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि नीचे से लेके ऊपर तक सभी का विकास होगा। तो इसीलिए आप लोग इसको राजनीतिक रूप से ना देखें। कई सारी पार्टियों ने, कई लोगों ने आदिवासियों को इसीलिए अपने साथ जोड़ के रखा है कि चुनाव आएगा तो कांग्रेस वाला जाके कांग्रेस की वोट मांग लेगा आदिवासियों से, भाजपा वाला जाके आएगा ना वो भाजपा के लिए वोट मांगेगा। तो लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों में आदिवासियों को जोड़ के रखा है। गोंडवाना वाला आएगा तो बोलेगा कि यार तू गोंडवाना में आ जा, राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस वाला बोलेगा तू कांग्रेस में आ जा। आदिवासियों को बांटने का प्रयास, लोगों को बांटने का प्रयास। आज तक हमारे बटे रहने की वजह से हम लोगों का ये हाल है। सब लोगों ने अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम लोगों को आपस में बांट के रखा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पार्टीवाद से ऊपर उठिए, थोड़ा समाजवाद पे आइए।
आप लोग तय करिए, सारे समाज के लोग मिलकर, चाहे वो एससी समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे आदिवासी समाज का हो, चाहे सामान्य समाज का हो। भाई हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों को एक दूसरे के हित में सोचना पड़ेगा, एक दूसरे के हित के लिए काम करना पड़ेगा, पार्टी से ऊपर उठकर। जब हम जयस के लोग हम ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको सही मशवरा दे रहा है तो आप लेके लगे हो किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी करने में। अरे भाई पहले ये देखिए कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन आदमी आपके सही में आपके साथ खड़ा है। आज तक 70 साल में हमने एक चीज गौर की है कि जब आदिवासियों के ऊपर कोई बलात्कार होता है किसी महिला के साथ, तो आज तक ज्ञापन देने के लिए या धरना देने के लिए किसी पार्टी का आदमी आता है क्या? आप लोग बताइए, किसी पार्टी का आदमी आता है क्या? नहीं आता ना। वहां पे कौन आता है? आज हमारे घर में कोई घटना हो जाए तो वहां पे कौन आता है? वहां समाज का आदमी आता है। वहां ये नहीं देखता कि कांग्रेस का है, भाजपा का है, गोंडवाना का है, काय का है। वहां पे समाज का आदमी आता है। अगर किसी के साथ बलात्कार होता है महिला के साथ तो वहां पे पूरा समाज का आदमी आता है। अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है या कुछ भी होता है तो वहां पे कौन आता है? समाज का आदमी खड़ा होता है। वहां पे ये नहीं देखता हो कि कांग्रेस का है, भाजपा का है, काय का है। तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई भी यही है। आज की डेट में आदिवासी समाज पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर सबसे कमजोर स्थिति में है। और आज जयस जिसका एकमात्र विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, कांग्रेस से भी विधायक गए, भाजपा से भी विधायक गए, गोंडवाना से भी विधायक गए, बसपा से विधायक गए, और भी कई पार्टियों से विधायक गए कि नहीं? जानते हैं कि नहीं आप लोग? हर पार्टी से विधायक जाता है। लेकिन पिछले 70 सालों में हीरालाल अलावा ने 5वीं अनुसूची को लेकर विधानसभा में इतने सवाल उठाए, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए आवाज उठाया, वनाधिकार कानून के लिए आवाज उठाया, आदिवासियों को जो जंगलों में जो कब्जे के जो पट्टे हैं वनाधिकार पट्टे, उसके लिए आवाज उठाया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आवाज उठाया, रोजगार के क्षेत्र में आवाज उठाया। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा सवाल उठाने के लिए पूरे देश के अंदर अगर किसी आदिवासी किसी पूरे विधायकों में मध्य प्रदेश के अंदर अगर किसी को देश में अगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वो आदिवासी विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जो जयस का विधायक है उसको अवार्ड मिला। तो ये हमारे लिए समझने की बात है कि और भी तो विधायक है कांग्रेस के, भाजपा के, वो भी कांग्रेस से विधायक है। वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए, अपने लोगों के हक के लिए कितनी लड़ाई लड़ी और कितने हक दिलाए। आज पूरा मध्य प्रदेश, चाहे कांग्रेस, भाजपा हो, चाहे कितनी भी सरकारें हो, आज वो लोग आदिवासियों से जयस से डरी हुई है। क्यों? क्योंकि आज हमने बताया संगठित होकर, एक होकर कि इस देश की सत्ता हम तय करेंगे, इस देश का आदिवासी तय करेगा, यहाँ पे सरकार कौन चलाएगा ये आदिवासी तय करेगा। तो जयस की इस विचारधारा की वजह से आज सारे लोग, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री पीला गमछा ओढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में जा रहे हैं। अभी तक सब अपनी अपनी पार्टियों का गमछा लेके आदिवासी क्षेत्रों में जाते थे। क्यों जाते थे कि नहीं? जाते थे। सभी को मालूम होगा, सब अपनी पार्टी का गमछा लेके जाते थे गांव में वोट मांगने। आजकल जो भी जा रहा है वो पीला गमछा पहन के जा रहा है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा को, चाहे कोई भी हो। वो पीला गमछा पहन के आता आपसे मांगने के लिए। वो बताना चाहता है कि मैं भी आपका वाला हूँ, है ना? मैं भी पीला गमछा वाला हूँ, मैं भी जयस वाला हूँ, मैं भी आदिवासी हूँ, आपके साथ हूँ। और 5 साल में केवल वोट मांगने आता है। साथियों ध्यान रखना मेरी एक बात, सामने वाले ने ये प्लान बनाया है कि 5 साल इनका खूब शोषण करो, 5 साल इनका खूब शोषण करो और आखिरी के 5 दिन इनको दारू मुर्गा खिलाओ पिलाओ। 5 दिन आपने 5 दिन आपके जीवन की जो 75 साल ये जो हालत जो खराब हुई है ना आपकी, उसका कारण ही यही है। आखिरी के 5 दिन दारू मुर्गा खा के वोट देने वाले लोग ऐसे ही रहेंगे। अगर 5 दिन दारू मुर्गा खा के
जिंदगी बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने वो 5 दिन अपने आप को संभाल लिया होता, वो 5 दिन सब लोगों को जाके बोलना, वो आखिरी के 5 दिन बचा लेना। अगर 5 दिन बचा लोगे तो बाकी के 5 साल शान के साथ जियोगे। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। आपको लड़ने के लिए जिसको आपने भेजा है ना, वो आपके लिए सारी लड़ाई लड़ लेगा। समझ रहे हो? योग्य आदमी को, समझदार आदमी को भेजना पड़ेगा। नहीं तो जो दारू पिला के आपसे वोट लेके जाएगा वो पलट के कभी देखने नहीं आएगा। ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। साथियों, काफी लंबा समय हो गया है। लगभग मैं जो बात आप लोगों से कहना चाहता था, जयस जिस विचारधारा को लेके काम कर रहा है, जयस चाहता है कि हर तबके का, हर वर्ग का, हर परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, जिसकी जो भी समस्याएं हैं इस देश के विकास में, उसकी जो भी भूमिका है उसको तय जयस करेगा। और जयस के बारे में बता देना चाहता हूं साथियों, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक बार बोला था रात के 8 बजे कि 1000 और 500 के नोट बंद कर दो। बंद हो गए थे कि नहीं? हो गए थे। आप लोग सब लोग परेशान हो गए होंगे। भले 500 का नोट लेके, 1000 का नोट लेके लाइन में खड़े होंगे बैंक की लाइन में, अरे कैसे जमा करें, क्या करें, था कि नहीं? है ना? कई लोगों ने फेंक दिए। काला धन कहां जमा करेंगे? तो मेरी बात समझना, सबसे ज्यादा हम लोगों की स्थिति खराब होने का कारण यह है कि हमारे लोग सत्ता में नहीं है। हमारे लोग सत्ता में कौन है? जैसे मोदी जी सत्ता में है। मोदी से सत्ता में रात के 12 बजे बोलेंगे हे ट्रेन बंद कर दो, ट्रेन बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्ता में है। उनने बोला नोट बंद कर दो, नोट बंद हो गया। अभी हमारे मुख्यमंत्री बोल देगा अरे इनका राशन बंद कर दो, बंद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई, अभी बहुत सारे स्कूल बंद करने का बोल दिया, बंद हो गए कि नहीं? उनने बोल दिया स्कूल बंद। कल को बोल देंगे इनको खाद देना बंद कर दो, बंद। कल को बोल देंगे इनको फ्री में अनाज, लोग विरोध कर रहे हैं ना कि आदिवासियों को बहुत फ्री में अनाज बट रहा है, कल को सरकार बोल देगी अनाज बंद हो जाएगा, बंद। तो इस सरकार में, इस सत्ता में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो तय करते हैं कि आप लोगों का जीवन कैसे चलेगा। ठीक है? तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये बाकी चीजों से कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है चुनाव से होता है। पहले चुनाव कैसे, पहले क्या रहता था कि राजा महाराजा लड़के कब्जा कर लेते थे कि भैया ये वाला राज मेरा, ये वाला राज मेरा। बाद में जब देश आजाद हुआ तो क्या हो गया? लोकतंत्र, लोकतंत्र आ गया। अब कैसे चुनाव होगा? अब सत्ता पे कौन बैठेगा, सत्ता कौन चलाएगा? जो चुनाव लड़के जाएगा। तो आप समझ जाओ, पहले राजा महाराजा लूट लेते थे, कब्जा कर लेते थे सत्ता में, फिर अपने हिसाब से चलाते थे। जब देश आजाद हुआ तो लोकतंत्र आ गया। अब सत्ता कैसे लोग चलाएंगे? जो चुन के जाएंगे। लोकतंत्र है, जनता चुनेगी। तो हम कैसा चुन के भेज रहे हैं? हम दारू पी के कमजोर आदमी चुन के भेज रहे हैं सत्ता में, तो हमारी हालत ऐसी रहेगी। लेकिन हम सत्ता में जब मजबूत आदमी चुन के भेजेंगे और जब सत्ता में हमारी भागीदारी होगी, जब मोदी जी की जगह कोई हमारा आदिवासी प्रधानमंत्री होगा, जब कोई आदिवासी मुख्यमंत्री होगा दमदार, तो वो बोलेगा आदिवासी, आधी रात को बोल देगा ना आदिवासी के सारे कानून लागू कर दो, तो सारे कानून लागू हो जाएंगे। वो बोलेगा आदिवासी क्षेत्रों में जितनी जमीनों पे आदिवासी रह रहा है उसके पट्टे बना के दो, ये सरकार को आधी रात को पट्टे बना के देना पड़ेगा। वो बोलेगा कि आदिवासी के ऊपर दारू के इतने मुकदमे लगा दिए है ना, अवैध शराब के, ये सारे मुकदमे खत्म कर दो, वो सारे के सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? झारखंड आपने देखा होगा, झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अभी वर्तमान में आदिवासी मुख्यमंत्री बना हेमंत सोरेन। जैसे ही वो सत्ता में आए, आदिवासियों को सत्ता हाथ में आई, तो आदिवासियों के ऊपर जितने केस लगाए थे कि नक्सली है, ऐसा है, वैसा है, वो सारे के सारे कानून खत्म कर दिए, जितने भी उन पे आरोप लगे थे।
आदिवासियों की जमीनों पे जितने लोगों ने कब्जा करके रखा था वो रातों रात सारे लोग कब्जा छोड़ दिया उन लोगों ने। जितनी कंपनियां जो उस क्षेत्र में आके उद्योग के नाम पे जमीन अधिग्रहण कर रही थी उन कंपनियों को उसने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये ताकत है सत्ता की। तो हम लोगों को उस सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। और सत्ता पे काबिज कब होंगे? जब हम एकजुट होंगे। हम ये कांग्रेस की, भाजपा की, इसकी उसकी गुलामी करना छोड़ के आदिवासियत के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों को विधानसभा में, लोकसभा में, जिला पंचायत में भेजेंगे। जब जाकर हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे लोगों का विकास होगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार, जय सेवा, जय आदिवासी, जय पड़ापेन।